नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चे हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा मैं आपको पिछली क्लास में भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में पढ़ा रहा था, मैंने भूमध्य सागरीय जलवायु के जो कैरेक्टर्स थे वो मैं आपको सभी बताते जा रहा था। मैंने बताया था कि इसे संसार का बगीचा कहते हैं, यहाँ खेती केवल कब होती है? जाड़े में होती है। स्पष्ट है? चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक बात याद रखिएगा बच्चे कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु है वहां वर्षा कब होती है? जाड़े में। लेकिन ऐसा क्या है कि यहाँ पर वर्षा जाड़े में होती है? क्लियर है? एक बात याद रखिएगा बच्चे, सबसे पहली बात याद रखिएगा कि यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा, यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा पछुआ पवनों के प्रभाव में होती है। किसके प्रभाव में होती है? पछुआ पवनों के प्रभाव में होती है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है। तो हम कहेंगे पछुआ पवनों के प्रभाव से। लेकिन याद रखेंगे वर्षा चक्रवात से हो रही है। मैं फिर से कह रहा हूं कि वर्षा जो है आपको शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से ही होती है, पर वो किसके प्रभाव से? तो पछुआ पवनों के प्रभाव से होती है। स्पष्ट हो गया? अच्छा, और एक और कारण है कि पछुआ पवनों के प्रभाव में होती है एवं वायु दाब पेटियों के, बच्चे भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एवं वायु दाब पेटी के दक्षिण की तरफ, वायु दाब पेटी के दक्षिण की तरफ खिसकने से होती है। स्पष्ट है? खिसकने से होती है। तो इस बात को सभी लोग याद रखेंगे कि यहां पर जो वर्षा है वो पछुआ पवनों के प्रभाव से हो जाती है। और दूसरा क्या होता है बच्चे कि जो वायु दाब पेटी है वो क्या होता है? दक्षिण की तरफ खिसकती है। देखिए एक बात याद रखिएगा सभी बच्चे कि मैंने क्या कहा था कि जब उत्तरी गोलार्ध में जाड़े की ऋतु है, इसका मतलब है दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु है। तो सूरज कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में है। तो पेटियां क्या है? सूरज की ओर खिसकती है। ये मैंने आपको वायु दाब पेटी वाले लेक्चर में पढ़ाया था। तो वायु दाब पेटियां क्या हुई? दक्षिण की ओर खिसकी। तो जब वायु दाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती है तो पछुआ पवनों के प्रभाव में ये क्षेत्र आ जाता है, तभी यहां क्या होता है? जाड़े में वर्षा होती है। इसलिए बच्चे आप इस पॉइंट को नहीं भूलेंगे। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है कि यहां पर जो शीत ऋतु में वर्षा हो रही है। क्लियर है? देखिए शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो पछुआ पवनों के प्रभाव में। क्लियर है? या आप ऐसे भी इसको कर समझ सकते हैं बच्चे, पछुआ पवनों के प्रभाव में एवं वायु दाब पेटी के दक्षिण की तरफ खिसकने से होती है। ये लाइन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पष्ट है? अच्छा, अब देखिए कैसे, यहां तक तो हमने सीखा। फिर याद रखना है बच्चे आपको कि यह जो जलवायु, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि यह जलवायु रसदार फल, यह जलवायु रसदार फलों या, याद रखिएगा, यह जलवायु रसदार फलों या खट्टे फलों, जिसे आप सिट्रस फ्रूट्स भी कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? सिट्रस फ्रूट्स। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि यह जलवायु रसदार फलों या खट्टे फलों एवं खुशबूदार झाड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एवं खुशबूदार झाड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस बात को याद रखेंगे, ये बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है और हमेशा यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाते रहे। तो सभी बच्चे याद रखना है कि यह जो जलवायु है ये रसदार फल और खट्टे फल और खुशबूदार झाड़ियों के लिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। यहां पर बच्चे विश्व में के सबसे बेहतर बढ़िया रसदार फल और खट्टे फल मिलते हैं, इसी के लिए ये क्या है? ये जलवायु जो है बच्चे विश्व प्रसिद्ध है। तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसे आप नहीं भूलेंगे कि यह जो जलवायु है ये रसदार फल और खट्टे फलों के लिए और खुशबूदार झाड़ियों के लिए क्या है? यह जलवायु विश्व प्रसिद्ध है। स्पष्ट है? अच्छा, अब देखिए रसदार फल या खट्टे फल में हम क्या कह सकते हैं? यहां समझिए सभी बच्चे, अगर मैं रसदार फलों के आपको एग्जाम्पल की बात करूं
तो एग्जाम्पल में याद रखेंगे बच्चे, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है अंगूर, क्लियर है। अंगूर के बाद है फिर नारंगी, नारंगी के बाद फिर बच्चे याद रखेंगे जैतून, और जैतून के बाद फिर क्या है नींबू, इत्यादि इत्यादि। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर रसदार फल जो हैं, क्लियर है, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं, अंगूर भी, नारंगी भी, जैतून भी और नींबू भी। और याद रखिएगा बच्चे, बड़े पैमाने पर यहाँ अंगूर का उत्पादन होता है, और बच्चे अगर बड़े पैमाने पर अंगूर का उत्पादन होगा तो जाहिर है कि यहाँ पर क्या होगा, शराब निर्माण होगा। तो याद रखना यह जो क्लाइमेट है बच्चे, यह शराब निर्माण के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। फिर ये नारंगी से बच्चे जूस भी बनाते हैं, इसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। जैतून से ये तेल बनाते हैं बच्चे, और नींबू से सारी जो है खट्टी चीजें हैं। तो आपको नहीं भूलना है कि यहाँ रसदार फलों में अंगूर, नारंगी, जैतून, नींबू ऐसी चीजें जो है क्या है यहाँ नेचुरली है और विश्व प्रसिद्ध है बच्चे, वर्ल्ड की टॉप क्वालिटी की ये चीजें यहाँ पर मिलेंगी। और बच्चे अंगूर के उत्पादन होने से ये लोग जो हैं बड़े बड़े शराब निर्माता भी हैं, स्पष्ट है। अच्छा, और एक बात फिर रसदार झाड़ियां भी, खुशबूदार झाड़ियां भी है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा बच्चे, ये जो नगर है ये बड़े विलासी नगर है, मतलब लग्जरियस लाइफ। याद रखिएगा कि वैभवशाली, जो लग्जरियस लाइफ कहते हैं बच्चे, वैभवशाली जीवन शैली यहाँ पर लोगों की है, वैभवशाली जीवन शैली बच्चे यहाँ पर लोगों की है, लग्जरियस लाइफ है, करोड़ों अरबों की इकोनॉमी है और मुट्ठी भर लोग हैं बच्चे, यहाँ जनसंख्या भी क्या है, कम है। याद रखेंगे यहाँ पर जनसंख्या भी क्या है, कम जनसंख्या है, इसलिए यहाँ पर संसाधनों की क्या है, अधिकता है। और बच्चे बड़े पैमाने पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारी चीजों का उत्पादन है। यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है, ठीक है बच्चे। यहाँ पर जो खुशबूदार झाड़ियां हैं उनके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम भी हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता करना है कि ये जो जलवायु है ये मिलती कहाँ है, स्पष्ट है। चलिए पहले हम इसके क्षेत्र की बात करें। और एक बात याद रखिएगा बच्चे, यहाँ पर वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के ही कारण है, पर उस चक्रवात के कारण यहाँ पर जो वर्षा हो रही है वो वर्षा है बच्चे, वो केवल शीतकाल में हो रही है। वो कहाँ हो रही है, केवल शीतकाल में। अच्छा, अब देखिए बच्चे, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इन अलग अलग, पहले इसके क्षेत्र जान लीजिए फिर हम झाड़ियों का नाम जानेंगे, ठीक है ना। अब बच्चे इसके क्षेत्र में आते हैं। याद रखेंगे इसके क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए मैंने इंपॉर्टेंट का मार्क लगा दिया है, एक एक बच्चे याद रखिएगा, आपसे क्षेत्र पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने नंबर 1 एक नंबर क्षेत्र लिखा, और एक नंबर क्षेत्र में मैंने कहा है बच्चे भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय तटवर्ती प्रदेश, भूमध्य सागरीय तटवर्ती प्रदेश। तो बच्चे याद रखिएगा कि जहां जहां भी भूमध्य सागर का एरिया है वहां पर आपको क्या है, यही क्लाइमेट मिलेगा। तो सभी बच्चे पहले याद रखना है कि भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वो भूमध्य सागरीय तटवर्ती प्रदेशों में पाई जाती है, ठीक है। चलिए अब बच्चे मैं अगर इसी का नक्शा बनाऊं, कहां है ये भूमध्य सागरीय तटवर्ती देश, तो ये देखिए बच्चे, ओके यहां है बच्चे भूमध्य सागर, ये देखिए ये क्या है, भूमध्य सागर। अब तटवर्ती देश, तो बच्चे सबसे पहले देखिए ये जो एरिया है हम इसे क्या कहेंगे, यूरोप, क्लियर है। ये जो एरिया है हम इसे क्या कहेंगे, अफ्रीका, और इधर जो एरिया है हम इसे क्या कहेंगे, एशिया, क्लियर है। तो मैंने क्या कहा, भूमध्य सागरीय तटवर्ती प्रदेश। तो देखिए बच्चे यूरोप का ये जो दक्षिण का भाग है वो इसी सागर में आया, इसका मतलब है इसके अंदर ए में पहला आप क्या कहेंगे, दक्षिणी यूरोपीय तटीय देश, दक्षिणी यूरोपीय तटीय प्रदेश। तो बच्चे एक बात सभी लोग याद रखिएगा कि दक्षिण यूरोप के तट पर
जो जो देश आएंगे वो सभी क्या हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु में। इस बात को याद रखिएगा कि दक्षिण यूरोप, और निश्चित आप एटलस का काम कीजिए, यहां पर देशों को देखिए कौन कौन से देश हैं, तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि भूमध्य सागरीय जो तटीय देश हैं बच्चे, उसमें पहला मैंने कैटेगरी क्या कहा, दक्षिणी यूरोपीय तटवर्ती देश। तो जितने भी दक्षिण यूरोप के तटीय देश हैं वहां पर आपको यही जलवायु है। क्लियर है? अच्छा, फिर बच्चे जरा इस तरफ आइए, ये देखिए एशिया का पश्चिमी भाग भी तो लग गया, तो अब इसके अंदर इसका दूसरा क्षेत्र क्या हो गया, तो दूसरा क्षेत्र हो गया बच्चे पश्चिमी एशियाई तटवर्ती देश। देखते चलिए, पश्चिमी एशियाई तटवर्ती देश, वहां भी आपको यही क्लाइमेट मिलेगी। ठीक है, अब देखिए सी, तीसरे में अफ्रीका के उत्तरी भाग को देखिए, ये भी तो टच कर रहा है, तो अब हम क्या कहेंगे, उत्तरी अफ्रीकी तटीय प्रदेश। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे आप भूलेंगे नहीं कि भूमध्य सागरीय तटीय प्रदेश में 3 लोग इसके अंदर आ गए। पहला क्षेत्र मैंने क्या कहा आपको, भूमध्य सागरीय तटीय देश, इसके अंदर दक्षिणी यूरोपीय तटीय देश, पश्चिमी एशियाई तटीय देश और उत्तरी अफ्रीकी तटीय देश। इन सब में बच्चे यही क्लाइमेट है, और यहाँ केवल जाड़े में बारिश होती है। करोड़ों अरबों की इकोनॉमी है बच्चे, और ये सब लग्जरियस लाइफ का केंद्र है। और याद रखिए कि अफ्रीका के नॉर्थ में ही व्हाइट पीपुल का कब्जा है बच्चे, वो यूरोप से यहाँ पर आ गए थे और इस क्षेत्र पे व्हाइट पीपुल ने क्या किया है, अपना कब्जा रखा है। क्लियर है? चलिए, हमने यहाँ नंबर 1 देखा, तो बच्चे मैंने क्या कहा था कि ये पश्चिम की तरफ मिलेगा, तो देखिए आपको पश्चिम के तरफ ही देखना है, पूरब में तो देखना ही नहीं। अब नंबर 2 पर आते हैं और देखते हैं कौन है, तो बच्चे नंबर 2 में आता है कैलिफोर्निया। नंबर 2 में क्या आता है, कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहां है बच्चे, यूएसए में। चलिए यहां मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर सभी बच्चे ध्यान दीजिए, मैं आपको अमेरिका का नक्शा बना दूं। बच्चे यहां पर ये क्षेत्र देख रहे हैं, यही क्षेत्र इस क्लाइमेट में है। तो याद रखिए दूसरा क्षेत्र कौन सा है, कैलिफोर्निया। देख रहे हैं पश्चिम की तरफ है। अच्छा, अब आते हैं नंबर 3। नंबर 3 है बच्चे सेंटियागो। और सेंटियागो कहां पर है, तो बच्चे ये चिली के मध्य में है। तो मैंने क्या कहा, मध्य चिली, और ये चिली की क्या है, राजधानी है। तो अगर आप बच्चे नक्शे को देखें साउथ अमेरिका के, ये देखिए ये साउथ अमेरिका का नक्शा बनाया, और ये देखिए बच्चे बीच में, यहीं पर आपको ये क्लाइमेट मिलेगी। तो मध्य चिली देख रहे हैं, सेंटियागो। उसके बाद अगर मैं चौथा क्षेत्र आऊं बच्चे, तो चौथा क्षेत्र है इसका केप टाउन। क्या है, केप टाउन। और केप टाउन कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका। केप टाउन कहां है बच्चे, दक्षिण अफ्रीका, यानी कि यहां पर देख रहे हैं। तो यहां पर भी यही क्लाइमेट है। तो बच्चे यहां पर आपको एक बात क्लियर करना है कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महादेश है जिसके नॉर्थ में और जिसके साउथ में, देख रहे हैं, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महादेश है बच्चे जिसके नॉर्थ में और साउथ में एक ही जलवायु है। देखिए उत्तर में भी भूमध्य सागरीय जलवायु और दक्षिण में भी क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अफ्रीका के उत्तर और दक्षिण दोनों क्षेत्र में आपको कौन सी जलवायु मिलेगी, तो भूमध्य सागरीय जलवायु मिलेगी। स्पष्ट है? अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला 5वां क्षेत्र याद रखेंगे, 5वां है पर्थ एवं एडिलेड। पर्थ एवं एडिलेड, और पर्थ एवं एडिलेड दोनों कहां पर है, तो दोनों के दोनों हैं ऑस्ट्रेलिया में। कहां है बच्चे, ऑस्ट्रेलिया में। ये देखिए मैं आपको ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बना के दिखा देता हूं। यहां है बच्चे पर्थ और यहां पर है एडिलेड। दोनों देखो पश्चिम के तरफ है, देख रहे हैं, पर्थ और एडिलेड। तो अच्छा, उसके बाद इसका अगला क्षेत्र वो है उत्तरी न्यूजीलैंड। उत्तरी न्यूजीलैंड, स्पष्ट है बच्चे, यहीं पर है उत्तरी न्यूजीलैंड। तो याद रखना है कि उत्तरी न्यूजीलैंड यानी जो नॉर्थ का पार्ट है वहां पर भी क्या है, यही क्लाइमेट है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे यही भूमध्य सागरीय जलवायु के क्या हैं, क्षेत्र हैं।
तो बच्चे हमने यहाँ पर क्या किया है, बखूबी चीजों को सीख लिया है। अब यहाँ पर सभी बच्चे एक बात याद रखें, यही था भूमध्य सागरीय जलवायु। इसमें मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं सब जो है बखूबी आप इसे एक एक बात को याद रखिएगा बच्चे। यहां से जो है क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे गए हैं, क्लियर है। तो जब आप इसको कवर कर लेंगे तो अब आपको यहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इसलिए इसकी सारी बातों को याद रखिएगा। चलिए अब एक बात सभी बच्चे याद रखिए कि जब मैंने आपको भूगोल पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने पहले बेसिक ज्योग्राफी से शुरू किया, और बेसिक ज्योग्राफी के बाद मैंने तापीय विभाजन, वायुमंडल, वायु दाब, वर्षा, चक्रवात, ऐसी चीजें मैं पढ़ा रहा था। तो बच्चे आपने केयर किया होगा, ये सारी चीजें वायुमंडल एटमॉस्फेयर की थी, मैंने जमीन की कोई भी बात नहीं की थी, क्लियर है। तो बच्चे अभी हमने क्या किया कि हवा पानी की सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया है, इससे एक्स्ट्रा कोई भी चीज होगी तो फिर हम वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आपके हवा पानी की जो चीज है उसको हम जलवायु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु विज्ञान, यानी क्लाइमेटोलॉजी। तो बच्चे हमने यहां पर जलवायु विज्ञान को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें हवा पानी से उतरकर अब जमीन पर आना है। अब हमें स्थल मंडल के बारे में, लिथोस्फीयर के बारे में पूरी जानकारी लेनी है। पूरी बात समझ में आई? तो आप ऐसे सोचिए कि अब आपकी क्लास फिर से अभी 0 लेवल से शुरू हो गई है। पूरी बात समझ में आ गई? तो चलिए मैं मिटाऊं इसे बच्चे, सब लोगों ने लिख लिया है? ओके, अब हम फिर से क्लास को 0 लेवल से शुरू करेंगे और अब हम स्थल मंडल के बारे में बात करेंगे, जमीन के बारे में बात करेंगे। और बच्चे याद रखिए कि जब हम स्थल मंडल यानी जमीन के बारे में बात करते हैं तो हम उसको कहते क्या है, हमें उस बात को भी क्या करना है, बखूबी सीखना है। तो चलिए यहां पर सभी बच्चे केयर कीजिए, क्लियर है। अब शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग देंगे बच्चे, हाँ नहीं एक मिनट, आप हेडिंग देने से पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जैसा मैं कह रहा था कि भूमध्य सागरीय जलवायु में जो झाड़ियां हैं उनके अलग अलग नाम है, तो चलिए पहले मैं उन झाड़ियों का नाम बता दूं और क्षेत्र का नाम बता दूं, क्लियर है बच्चे। तो यहां देखिए, यहां मैंने इस तरफ पहले लिखा है क्षेत्र, क्लियर है, और इस तरफ क्या लिखा है मैंने, झाड़ियां। तो पहले क्षेत्र और उन झाड़ियों का नाम लिख लीजिए, यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से भी क्या है, आपसे प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो बच्चे चलिए सब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला देखिए क्षेत्र मैंने लिखा है कैलिफोर्निया। क्षेत्र क्या लिखा है मैंने, कैलिफोर्निया। अब क्वेश्चन है कि कैलिफोर्निया में जो खुशबूदार झाड़ी मिलती है उसका नाम क्या है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे, कैलिफोर्निया में हम उसे कहते हैं चैपरल। क्या कहते हैं? चैपरल। चलिए दूसरा क्षेत्र बच्चे फ्रांस। याद रखिए फ्रांस को शराबों का देश भी कहते हैं, फैशन की नगरी, आधुनिकता का देश कहते हैं, वो सब इसी जलवायु के लिए। तो फ्रांस में हम इसे क्या कहते हैं, आकी। फ्रांस में आप इसे कहते हैं आकी, क्लियर है। चलिए अगला क्षेत्र हम चलते हैं चिली। चिली में क्या कहते हैं इन खुशबूदार झाड़ियों को, चिली में कहते हैं मैटोरल। क्या कहते हैं बच्चे, मैटोरल। भूलेंगे नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चिली में हम इसे क्या कहते हैं, मैटोरल। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया में हम इसे कहते हैं मालिक। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में हम इन झाड़ियों को कहते हैं मैलेक, फिर माली और फिर मुल्गा। तो भूलेंगे नहीं, ऑस्ट्रेलिया में इन झाड़ियों का क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया में हम इन झाड़ियों को ही कहते हैं बच्चे मैलेक भी कहते हैं, माली भी कहते हैं और मुल्गा भी कहते हैं। स्पष्ट है, मैलेक, मालिक, मुल्गा। ओके, इटली में और अफ्रीका में हम आते हैं। याद रखेंगे इटली में फिर इसे ही कहते हैं मैचिया। इटली में क्या कहा जाता है, मैचिया। और बच्चे फिर अफ्रीका, हमें यह जानना है कि इन झाड़ियों को अफ्रीका में क्या कहते हैं। तो अफ्रीका में ही हम इन्हें फिनवास कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, फिनवास। तो ये देखिए, ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण झाड़ियों का नाम बता दिया जो इस क्षेत्र में, इस क्लाइमेट में मिलते हैं। और जनरली बच्चे आपसे जो है यहां से भी सवाल पूछा जाता है, तो आप कम से कम इन झाड़ियों का नाम जरूर याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से प्रश्न आपसे पूछते हैं। अच्छा, अब एक चीज और याद रखिएगा बच्चे, इन्हीं खुशबूदार झाड़ियों में लेवेंडर भी होता है, मार्क्विस भी होते हैं, ऐसे हैं। अच्छा,
अब भूमध्य सागर में एक द्वीप है बच्चे, कोर्सिका। ये देखिए, ये मैं आपको अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, ये हो चुका है लिस्ट, ठीक है। अब याद रखिएगा कि बच्चे भूमध्य सागर में एक द्वीप है, भूमध्य सागरीय द्वीप है, ठीक है, द्वीप जिसका नाम है कोर्सिका। क्या कहते हैं बच्चे? कोर्सिका। याद रखिए, इस कोर्सिका को कहा गया है द सेंटेड ईजल, द सेंटेड ईजल। बच्चे देखिए, द सेंटेड ईजल का मतलब होता है खुशबूदार महाद्वीप, सॉरी खुशबूदार द्वीप। तो आप भूलिएगा नहीं कि भूमध्य सागर का एक द्वीप है जिसका क्या नाम है? कोर्सिका नाम है बच्चे। इस कोर्सिका को हम द सेंटेड ईजल कहते हैं, द सेंटेड ईजल यानी खुशबूदार महाद्वीप भी कहते हैं। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है बच्चे? अच्छा, फिर एक बात और याद रखना है आपको कि कोर्सिका द्वीप ये क्या हो गया? सेंटेड ईजल। अच्छा, यहाँ के लोगों का अगर मुख्य व्यवसाय पूछा जाए तो वो खेती है। इस बात को भी याद रखिएगा कि यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? खेती है, यानी कृषि। यानी बच्चे ये भी किसानों का देश है, फिर भी करोड़ों अरबों की इकोनॉमी लोग यहाँ पर रखते हैं। पूरी बात समझ में आ चुकी है बच्चे? अच्छा, अब देखिए, यहां तक तो हमने चीजों को सीख लिया। अब बच्चे एक बात याद रखिएगा कि यहाँ चारागाह नहीं है, इसलिए पशुपालन बहुत कम होता है। स्पष्ट है? याद रखेंगे, पशुपालन इस जलवायु में बहुत कम होता है, पशुपालन कम होता है। इसलिए कम होता है बच्चे क्योंकि यहाँ चारागाह का क्या है? अभाव है। चारागाह की भूमि नहीं है, केवल जाड़े में बारिश हो रही है। इसलिए आप इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ जो पशुपालन है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। स्पष्ट है? तो आपको इस बात को याद रखना है कि यहाँ पशुपालन भी कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ चारागाह भूमि का क्या है बच्चे? अभाव है। स्पष्ट है? अच्छा, फिर एक बात याद रखिएगा कि टर्की में बकरियों के बाल से जो है कालीन वगैरह भी तैयार की जाती है। अच्छा, अब एक बात याद रखना है कि यहाँ पर अलग अलग देशों में शराब को भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा हमें यह जानना है कि यहाँ के देशों में शराब के अलग अलग क्या नाम है, क्योंकि बच्चे वर्ल्ड इकोनॉमी में ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ के अलग अलग देशों में शराबों को किस किस नाम से जाना जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि भूमध्य सागर में एक द्वीप है बच्चे, जिसको हम बोलते हैं जिब्राल्टर द्वीप। क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर द्वीप। तो याद रखिएगा कि ये जो जिब्राल्टर द्वीप है ये भूमध्य सागर में ही है। इस जिब्राल्टर द्वीप में बहुत बड़े पैमाने पर बच्चे जैतून की खेती होती है। तो याद रखना है कि ये जो जिब्राल्टर द्वीप है ये जैतून के तेल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस बात को नहीं भूलेंगे बच्चे, जैतून तेल के लिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध। तो इन कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं जहां से प्रश्न आएंगे। याद रखिएगा कि कोर्सिका को सेंटेड डीजल खुशबूदार महाद्वीप कहते हैं, मुख्य व्यवसाय खेती है, पशुपालन कम है, और जिब्राल्टर द्वीप बच्चे जैतून के तेल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये जिब्राल्टर की यहां पर खूबी है। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ के लोग जो है शराबों को अलग अलग क्षेत्र में क्या नाम दिया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें हमें कवर करना है ताकि हमारे प्रश्न एकदम कंप्लीटली रहे और कोई प्रश्न हमसे ना छूटे। क्योंकि जब आप वर्ल्ड की इकोनॉमिक ज्योग्राफी पूछते हैं, पढ़ते हैं बच्चे, वहां पर ये पूछ लिया जाता है और ये बड़े उठपटांग से सवाल होते हैं। 4 नाम दे देंगे, 4 नाम दे देंगे, बोलेंगे मैच करो। इसलिए इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। हम टीचर्स क्या करते हैं? छोड़ के निकल जाते हैं, स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये चीजें मिलती नहीं। पर जब तक ऐसी चीजों को नहीं कवर करेंगे उठपटांग सवाल हमसे नहीं बन पाएंगे। स्पष्ट है? तो चलिए बच्चे मैं आपको बता देता हूं कि देश और शराब के नाम यहां पर क्या क्या है। तो बच्चे हम वैसे ही कॉलम बनाएंगे। देखिए मैंने एक तरफ देश लिख दिया है और एक तरफ क्या लिखा है? शराब, वाइन। तो बच्चे चलिए सबसे पहले जो मैंने आपको देश नाम बताया, देखिए स्पेन। पहला क्या नाम मैंने लिखा? स्पेन। तो हमें यह जानना है कि जो स्पेन देश है वहां पर शराब को क्या कहते हैं। तो स्पेन के लोग अपने यहां शराब को क्या कहते हैं बच्चे? शेरी कहते हैं। स्पष्ट है? ओके। उसी तरह एक देश है पुर्तगाल। पुर्तगाल के लोग क्या कहते हैं अपने देश में शराब को? तो याद रखिएगा वो कहते हैं पोर्ट। पुर्तगाल में क्या कहा जाता है? पोर्ट।
फिर बच्चे इटली, इटली में क्या कहते हैं याद रखिएगा, इटली में कहते हैं चियांती। क्या कहते हैं वो लोग? चियांती कहते हैं या अस्ति भी कहते हैं, चियांती या अस्ति। क्लियर है बच्चे? चलिए, स्पेन हो गई, पुर्तगाल हो गई, इटली हो गई, उसके बाद है बच्चे सिसिली। सिसिली सिसिली बच्चे इटली का एक द्वीप है सिसिली। इटली का क्या है? एक द्वीप है और यहां के लोग इसे मार्शली बोलते हैं। क्या बोलते हैं शराब को? मार्शली। उसी तरह बच्चे हंगरी, एक देश है हंगरी। अब हंगरी के लोग शराब को क्या कहते हैं? वो बोलते हैं टोक्यो। क्या कहते हैं बच्चे? टोक्यो। और टोक्यो जापान का कैपिटल का भी नाम है। तो ये बातें याद रखिएगा। हो सकता है कि आपको यहां से भी वो प्रश्न पूछ दें कि किस देश में शराब के क्या नाम है। ये देश है और ये शराब के नाम है, इस लिस्ट को भी याद रखिएगा। इस तरीके से प्रश्न भी बच्चे कमीशन में पूछी जाती है और वो निश्चित यहाँ पे चोट करते हैं। क्यों? उनको पता है कि बच्चा जो है यहाँ पे डिस्टर्ब होगा और वो यहाँ से प्रश्नों को नहीं निकाल पाएगा। लेकिन अगर आपको जानकारी रहेगी तो आप अपने आप यहाँ से प्रश्नों को क्या कर लीजिएगा? निकाल लीजिएगा। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? अच्छा, लिख लीजिए सभी बच्चे, इस लिस्ट को उतार लीजिए। याद रखिएगा, संसार में हर जगह बच्चे यहीं से फल और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भेजे जाते हैं। यहाँ के लोग विश्व के सबसे हेल्दी लोगों में काउंट होते हैं बच्चे। ये इनके क्लाइमेट की क्या है? खूबी है। यहाँ सभी लोगों ने लिख लिया? ठीक है, चलिए मैं मिटाऊं इसे। ओके, अब बच्चे यहाँ पर जाकर हमने इनसे इन चीजों को भी बखूबी सीख लिया है, ताकि देखिए यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे। अब अगर आपने इसको कवर कर लिया बच्चे तो हमें अब कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए अब हम एकदम नए अपने नए सेगमेंट की ओर चलते हैं बच्चे। जो और हमारा नया जो सेगमेंट है वो है स्थल मंडल। यहाँ सभी बच्चे केयर कीजिएगा, हमारा नया सेगमेंट क्या है? स्थल मंडल, जिसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। अब बच्चे पहले देखिए, एक क्वेश्चन ये है कि देखिए मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। प्रश्न ये है कि स्थल मंडल होता क्या है, स्थल मंडल की डेफिनेशन क्या है। तो जैसे हम पढ़ाई शुरू करेंगे तो मैं आपको पढ़ने के क्रम में एक चैप्टर में यहाँ कुछ साबित करूंगा, आपको अपने आप स्थल मंडल की बातें क्या हो जाएगी बच्चे? समझ में आ जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अब स्थल मंडल को जिसमें हम पढ़ते हैं हम उसे ही कहते हैं भू आकृति विज्ञान। हम क्या कहते हैं बच्चे? उसे भू आकृति विज्ञान। और भू आकृति विज्ञान को कहा जाता है जियोमार्फोलॉजी। क्या कहा जाता है? जियोमार्फोलॉजी। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि स्थल मंडल लिथोस्फीयर है और उसके अंदर जो हमें पढ़ना है वही कहा जाता है भू आकृति विज्ञान, जियोमार्फोलॉजी। तो बच्चे सबसे पहले याद रखिएगा, यहां भू का मतलब है पृथ्वी यानी जमीन, और आकृति का मतलब क्या है? जो उसके स्थल रूप है। क्लियर है बच्चे? और विज्ञान का मतलब क्या है? उसको पढ़ना, अध्ययन करना, यानी पृथ्वी के स्थल रूप को ही हमें इसमें पढ़ना है, तभी ये बच्चे भू आकृतिक विज्ञान है। लेकिन याद रखिएगा, पृथ्वी पर दो तरह की सतह है। यहां पर एक बात फोकस कीजिएगा बच्चे कि पृथ्वी पर दो तरह की सतह है। यहां देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो पृथ्वी पर क्या है? दो तरह की सतह है। एक सतह है बच्चे जिसे स्थल कहते हैं और एक सतह है बच्चे जिसे जल कहते हैं। स्पष्ट आया? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या कहा है कि पृथ्वी पर दो तरह की सतह है, एक स्थल कहलाती है और दूसरी क्या कहलाती है? जल कहलाती है। तो स्थल मंडल में हमें स्थल की सतह पर ध्यान देना है, जल की सतह पर ध्यान नहीं देना। इसलिए बच्चे जो हमारे पढ़ने का जो विषय है वो ये स्थल है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? यानी अभी हमें जल की बात नहीं करनी, हमें बात किसकी करनी है? हमें बात इसी स्थल की करनी है। और बच्चे अब जो है हम हवा से उतरकर स्थल पर आ गए
और याद रखिएगा स्थल यानी पृथ्वी के स्थल रूप यानी कि भू आकृति विज्ञान यानी कि स्थल मंडल का हमें क्या करना है, पूरे तरीके से अध्ययन करना है।